अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। पिछले चंद वीडियोस में हमने एफएससी एमएल की सेकंड ईयर की ब्लड बैंकिंग एंड हेमाटोलॉजी के एमसीक्यूज को देखा, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा, लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। वो 2023 के थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी 2024 के एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज नंबर 1 है, first cells are reported as dash after examining urine sediments under the microscope. जब हम यूरिन को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं तो यूरिन के अंदर नजर आते हैं पस सेल। तो एमसीक्यूज है, सेल को कौन सी फील्ड में देखते हैं? एलपीएफ का मतलब होता है लो पावर फील्ड, यानी कि 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस। एचपीएफ का मतलब है हाई पावर फील्ड, यानी कि 40x का लेंस। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कास्ट, एपिथेलियल वगैरह, वो हम एलपीएफ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमें नजर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लेकिन जो पस सेल हैं उनको हम 40x ऑब्जेक्टिव लेंस पे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एचपीएफ। करेक्ट आंसर है एचपीएफ। एमसीक्यूज नंबर सेकंड है, प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन इन यूरिन इज नॉट रिलेटेड टू किडनी डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो यूरिन में हो तो हम कहेंगे नॉर्मल है, इससे कोई भी गुर्दे की बीमारी शो नहीं होती? तो करेक्ट ऑप्शन है टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन। ये नॉर्मल है। अब आपने ये नहीं समझना कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन पे प्रोटीन पॉजिटिव आती है वो टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। वो ये जो टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन है ये इतनी कम या माइन्यूट अमाउंट में होती है कि ये जो है प्रोटीन को पॉजिटिव नहीं करती। अदरवाइज ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और बेंस जोन्स प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती यूरिन में। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, which bile pigment is detected in urine of patient suffering from biliary obstruction। ऐसा मरीज जिसके बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐसी नाली जो बाइल पिगमेंट को लीवर से निकालती है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई चीज पथरी वगैरह है, तो कौन सा पिगमेंट है जो यूरिन में आएगा पेशेंट के? बिलिरुबिन आएगा, यूरोबिलिनोजिन, यूरोक्रोमिन, या फिर यूरोबिलिन आएगा। एक बात समझें कि जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के मरीज हैं इनका बाइल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाता, तो फिर क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन खून में एंटर होगा, किडनी खून को फिल्टर करेगी और जो बिलीरुबिन है वो यूरिन में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बिलीरुबिन। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस सिफिलिस। करेक्ट ऑप्शन है वीडीआरएल। इसका एमसीक्यूज भी आया हुआ है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट पेपर में। वाइडल टेस्ट, वाइडल जो है वो टाइफाइड के लिए यूज होता है, एएसओटी स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के लिए, आरए आर्थराइटिस के लिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन वीडीआरएल। एमसीक्यूज नंबर फिफ्थ, which branch of pathology that deals with the in vitro study of antigen antibody reaction। जहां भी antigen की बात होगी हमेशा सीरोलॉजी की बात होगी। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में हम ऐसे सेल्स की स्टडी करते हैं जो शेड होते हैं खुद ब खुद। माइक्रोबायोलॉजी में जो आम आंख से नजर नहीं आते जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। हेमाटोलॉजी में खून और इससे रिलेटेड बीमारियों की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सीरोलॉजी। ग्लूकोज इज मेजर्ड इन सीएसएफ एग्जामिनेशन इन टर्म ऑफ। जब हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में से ग्लूकोज को मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली? अगर तो आंसर हमें आए कि यस और नो, सीएसएफ में ग्लूकोज है या नहीं है, तो फिर वो होएगा क्वालिटेटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हम सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज को मेजर करते हैं तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर करते हैं और वो क्वांटिटेटिवली हमें जवाब देता है कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो डी। नेक्स्ट एमसीक्यू 7, द रिडक्शन इन मोटाइल स्पर्म इज टर्म एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन
सी एस्थीनोजोस्पर्मिया। ऑप्शन ए देखें, नेक्रोजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म सेल्स का बिल्कुल ही डेड हो जाना। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट लो होना। पोलिस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट का बहुत ज्यादा होना नॉर्मल से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें मेल्स में फर्टिलिटी ज्यादा होगी। अगर क्वांटिटी में ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल इन शेप एंड साइज होगा। जो एस्थीनोजोस्पर्मिया है, इसका मतलब है कि स्पर्म्स की मोर्टेलिटी, ये हरकत से रिलेटेड है, स्पर्म्स की जो मोर्टेलिटी है वो कम है नॉर्मल से। एमसीक्यूज नंबर 8, इसका एमसीक्यूज आया हुआ है इसके पेपर में और शॉर्ट भी आया हुआ है। आर्लिट्स बेंजल्डिहाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बुक में गलत लिखा हुआ है, ये जो सोल्व पास पेपर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्लिट्स बेंजल्डिहाइड टेस्ट जो है वो यूरोबिलिनोजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्लिट्स का रिएजेंट यूरोबिलिनोजिन के साथ रिएक्शन करता है और पिंक से रेड कलर प्रोड्यूस होता है। अगर पिंक से रेड कलर प्रोड्यूस हो जाए तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, उसके अंदर यूरोबिलिनोजिन प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है यूरोबिलिनोजिन। MCQs number 9, hemoglobin in urine is detected by which test? यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन को हम कौन से टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इसका बेंजीडीन टेस्ट। ऑप्शन डी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्लूकोज इन ब्लड? खून के अंदर ग्लूकोज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जितने भी हमारे रूटीन के केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, LFTs, RFTs, लिपिड प्रोफाइल, कार्डिक एंजाइम, सारे के सारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली ही हम मशीन में कार्य होते हैं। वो जो एक मशीन है ना हमारी लैब्स में पड़ी होती है केमिस्ट्री के लिए, उसका प्रिंसिपल फोटोस्पेक्ट्रोमीटर ही है। जो फ्लेम फोटोमीटर है, जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, ये यूज करते हैं सोडियम और पोटेशियम को मेजर करने के लिए। जो इलेक्ट्रोफिरोसिस है वो इसलिए नहीं होता, वो प्रोटीन्स वगैरह की सेपरेशन के लिए उनके बैंड्स बनते हैं इसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। और जो पीएच मीटर है वो तो वैसे एसिडिटी और जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनके बारे में चेक करने के लिए होता है। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह आपको 17 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप 17 में से 13 अटेम्प्ट करने हैं। एक सवाल के आपको अटेम्प्ट करने के 2 नंबर मिलेंगे, 13 सवाल देंगे तो आपको उसके 26 नंबर मिलेंगे। आपने सवाल इस तरह अटेम्प्ट करना है 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बिल्कुल एक लाइन पे एक लफ्ज का जवाब लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने पूछा होगा कि आप इस चीज का नाम लिखें, जैसे किसी रिएजेंट की कंपोजिशन लिखी है और वो रिएजेंट बना ही दो चीजों से मिलके हुआ है, तो दोनों के नाम लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज कहीं प्रिंसिपल वगैरह पूछा हुआ है तो आपको वो डिटेल में ही बताना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये गलत लिखा हुआ है, बताऊंगी और वीडियो में अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, उसके मैं कमेंट्स में भी ऐड कर दूंगी। सवाल है पहला कि हमने आर्लिच बेंज हाइट टेस्ट का प्रिंसिपल बताना। आर्लिच बेंज एल्डिहाइड रिएजेंट जो है वो इस्तेमाल होता है यूरोबिलिनोजिन, जो यूरिन के अंदर एक पिगमेंट है, एक कंपोनेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जब यूरिन के अंदर आर्लिच बेंज एल्डिहाइड रिएजेंट ऐड करते हैं तो पिंक या फिर चेरी रेड कलर प्रोड्यूस होता है। इस कलर का प्रोड्यूस होना ये इंडिकेट करता है कि यूरोबिलिनोजिन प्रेजेंट है। बस। हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं कि यूरिन के अंदर फ्री हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना। हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर वैसे फ्री नहीं आती, ये किस सिचुएशन में आती है? जब ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज टूटते हैं और हीमोग्लोबिन रिलीज होती है और वो हीमोग्लोबिन जाती है यूरिन में। तो सवाल है कि ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जिसके अंदर यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आती है? इसकी एक कॉज हो सकती है हीमोलिटिक अनीमिया, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
मलेरिया, कोई भी आपको ट्रॉमा मिला है, यूरिनरी ट्रैक में या किडनीज में कोई इंजरी हुई है, कोई टॉक्सिन्स लिए हैं, ड्रग्स लिए हैं, स्नेक बाइट हुई है, या फिर स्वेयर बर्न्स वगैरह, जैसे कोई बॉडी, जैसे आपने सुना होगा कि कोई जल जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कोई तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आती है। कंपोजिशन ऑफ रोथरास रिएजेंट। रोथरास रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिसको हम यूज करते हैं यूरिन के अंदर कीटोन्स बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेशली एसीटोन को। तो आपसे पूछी हुई है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और वाटर। ये तीन चीजें मिलेंगी तो रोथरास रिएजेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंज जोन्स प्रोटीन। अच्छा, पहले एमसीक्यू था कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो किडनीज की डिजीज को इंडिकेट नहीं करती, तो वो उसका आंसर था एम्स फोर्सफॉल प्रोटीन। अब आपसे पूछा हुआ बेंज जोन्स प्रोटीन, ये नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती, इसका नॉर्मल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रेजेंट होती है मल्टीपल माइलोमा के केस में, ऐसे मरीज जिनको मल्टीपल माइलोमा हो। बेंज जोन्स प्रोटीन्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन्स को प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये यूरिन में आती हैं, तो अगर आप इन पेशेंट्स के यूरिन को 40 से 60 डिग्रीज पे रखें तो प्रेसिपिटेशन होती है यूरिन में, यानी हल्के हल्के छिलके आपको महसूस होते हैं। और अगर बॉयल करें इनके यूरिन को तो ये डिजोल्व हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स। जब भी आप बेंज जोन्स प्रोटीन्स का नाम सुने, आपने हमेशा मल्टीपल माइलोमा को जहन में रखना है। और अब ये जो बेंज जोन्स प्रोटीन्स है, ये आती कहाँ से? ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर इन यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन? जब यूरिन एनालिसिस के लिए हमारे पास सैंपल आता है, तो उससे पहले कौन कौन से एरर हो सकते हैं? पहले तो जो सैंपल पेशेंट ने लिया है, might be possible सैंपल लिया हो तो उसने फेलियर कर दिया, या फीमेल है और ऑब्जेक्ट यूरिन में टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपने सही स्टोरी की थी, लैब देर से लाया, क्या आने के बाद लैब में उसको काफी देर तक रखा गया, तो एक बड़ा अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। करेक्शन का जो यूरिन कलेक्शन का मेथड ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको जिस तरह कहा था कि आपने फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन लेना है, मिड स्टेज यूरिन लेना है, तो आपने वो नहीं लिया, कुछ स्टीराइल कंटेनर नहीं लिया। एज एन एमएलटी प्रोफेशनल आप लैब में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स जो है अपनी मर्जी के कंटेनर्स में ब्लड लाते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर पेशेंट किसी ड्रग्स या मेडिकेशन वगैरह यूज कर रहे हो, तो उस केस में भी सही तरह से जो है सैंपल हम नहीं उसको दे पाते उसका रिजल्ट। डिहाइड्रेशन हुई हो या ओवर हाइड्रेशन हो, उसके नतीजे में भी जवाब। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोएस्थिनोजोस्पर्मिया? एजोस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन के अंदर स्पर्म ही नहीं है। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। के मरीज के सीमन के अंदर स्पर्म काउंट है जीरो। इसकी बेशुमार कॉजेज हो सकती हैं, हम कॉजेज पे नहीं जा रहे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी कोई डैमेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ब्लॉकेज हो सकती है, रेडिएशन, ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां ओलिगो का मतलब आ गया ना, इसका मतलब है स्पर्म काउंट की तादाद कम है। ठीक है, जहां एस्थीनो का लफ्ज आ गया, ओलिगो स्पर्म्स की तादाद कम, एस्थीनो का मतलब है मोर्टेलिटी भी कम, हरकत भी कम। अब ये है ओलिगो एस्थीनो, हरकत भी कम, तादाद भी कम। ठीक है, ओलिगो एस्थीनोजोस्पर्मिया, ये जो स्पर्म काउंट भी लो है विद पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म्स की हरकत भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एएसओटी डन?
हम ASOT टेस्ट क्यों करते हैं? ASOT टेस्ट हम चेक करते हैं इसके अंदर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बताता है कि क्या मरीज को रिसेंट कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ऐसे कह सकते हैं हम कि एक मरीज है, उसको गले का इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिनीज से इन्फेक्शन था उसको, वो ठीक हो गया हफ्ते बाद। लेकिन अब इन्फेक्शन तो ठीक हो गई है, तो आप चाहते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि क्या उसको इन्फेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी इससे। तो आप ASOT टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये बैक्टीरिया की मौजूदगी को नहीं बता रहा, बल्कि बैक्टीरिया ने एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये उसकी मौजूदगी में जो हमारे जिस्म ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डायग्नोस सिफिलिस को हम लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं? आम जो स्क्रीनिंग करते हैं इसकी वो है VDRL स्क्रीनिंग। लैब में हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, उसके अंदर पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं, डबल लाइन आ जाए तो पॉजिटिव, सिंगल लाइन आए तो नेगेटिव। ये सिंपल सा VDRL होता है। इसके अलावा एक और स्क्रीनिंग टेस्ट है, RPR, रैपिड प्लाज्मा रेडियन टेस्ट। ये भी जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है। बाकी जो दो टेस्ट हैं ये आप देखते हैं, FTAABS फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। एक बात लाजमी याद रखिएगा, तो पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो है ट्रेपोनिमा पैलिडम। और दूसरा टेस्ट है TPPE, ट्रेपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन। जो पहले दो टेस्ट है, जो लास्ट टेस्ट टेस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रेगनेंसी टेस्ट। जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, हम इसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन चेक कर रहे होते हैं यूरिन के अंदर। कैसे? एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा के। एक स्ट्रिप होती है, मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर हम यूरिन ऐड करते हैं, नेगेटिव। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा HCG रिलीज करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही प्लेसेंटा HCG रिलीज करना शुरू हो जाएगा तो तब से ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के साथ पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। केमिकल्स यूज एज अ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट्स। ऐसे कौन से केमिकल हैं जो हम यूज करते हैं जिससे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज्यादा हो सकती है? वो है पेंटाडोल। नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूरेसी। लैब के अंदर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारे टेस्ट के सही होने से। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूरेसी होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और आपकी एक टेस्ट की वैल्यू आई है, आपने जो टेस्ट की वैल्यू निकाली है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। लैब में हम कुछ कंट्रोल रन करते हैं, हमें पता होता है कि इस टेस्ट का जवाब 100 है, तो अगर आपका 99 जवाब आया तो आपका जवाब तकरीबन एक्यूरेट आया। लेकिन अगर आपका आंसर 50 आया और मैं कह रही हूँ हमारा कंट्रोल है 100, तो आपका जवाब एक्यूरेट वैल्यू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है वो क्लोजनेस है हमारे टेस्ट रिजल्ट की ट्रू वैल्यू से। अगर ये होगी तो हमारी मशीन, हमारा टेस्ट, हमारी मेजरमेंट्स, हमारे जो मशीन्स हैं ये रिलायबल हैं। अदरवाइज रिलायबल नहीं है। इसके अलावा हमें दोबारा कंट्रोल रन करने पड़ेंगे, दोबारा अपनी जो है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। लैब में हम बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं?
जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है इसके अंदर मौजूद होता है कॉपर सल्फेट। बेनेडिक्ट टेस्ट हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन में और ब्लड में। बेनेडिक्ट टेस्ट में मौजूद होता है कॉपर सल्फेट जिसका कलर होता है ब्लू, नीला रंग होता है। अगर यूरिन में हो रिड्यूसिंग शुगर मौजूद तो कॉपर जो है कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है और इसे चेंज कर देती है। अगर यूरिन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद हैं तो इसका कलर ब्लू से चेंज होकर ग्रीन, येलो या फिर ऑरेंजिश हो जाता है और हमें इसके प्रेसिपिटेट नजर आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, अगर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है लैब में कौन कौन सी डिफरेंट तरह की जो स्पेशल माइक्रोस्कोप्स हैं वो यूज होती हैं। एक तो आम है जिससे हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, स्लाइड देखते हैं अपनी ब्लड की, और जो कॉमन इस्तेमाल होती है वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप। एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा आम लैब्स में अवेलेबल नहीं होती, ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए होती है और ज्यादातर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो कि लिविंग सेल्स को बगैर स्टेन किए देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंफोकल माइक्रोस्कोप सेल्स और टिश्यूज के 3D इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। एक जो है वो नॉन, इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होती। ज्यादातर कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मरीज के जो सेल्स खुद ही झाड़ रहे होते हैं, खुद शेड हो रहे होते हैं, उनको ब्रशिंग के थ्रू या कोई स्पैचुला के थ्रू जो है वो स्क्रैप करते हैं और उनको फिर हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टेन करके देखते हैं कि क्या ये कैंसरस सेल्स हैं या नॉर्मल सेल्स हैं। कोई इसमें पेन नहीं होती, पेनलेस प्रोसेस है। पैप स्मेयर हम बनाते हैं, सर्वाइकल साइटोलॉजी करते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, ज्यादातर इसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट है बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ, या आपसे सवाल इक्वेशन। ये एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि लाइट एब्जॉर्ब हुई, हम असल में कुछ पढ़ रहे हैं हमारी, तो वो हमारी math के होते हैं, प्रोटीन या creatinine, ये सारा का सारा जो है ये इसी इक्वेशन, ये तो आप absorb है, ठीक है। अब कोई भी सैंपल है उसके अंदर ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, ये सारे कंपोनेंट मौजूद हैं, तो उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस होगी किसी चीज की डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे, ये जो आप एब्जॉर्बिटी, और उसके बाद आप जो सी देख रहे हैं, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन किसी चीज की होगी खून के अंदर उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस। तो आप आई देखते हैं ए इज इक्वल कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ, जितना ज्यादा किसी भी सैंपल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी और उतनी ही कम आगे पास होगी। हाउ इज स्टेरिलाइजेशन अचीव बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर की तरह की डिवाइस होती है, प्रेशर कुकर की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? अंडर द स्टीम। हम एक स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम। 121 डिग्री टेम्परेचर
15 to 20 psi फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगर ये तीनों चीजें मेंटेन हो गई तो हर किस्म का बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर्स खत्म हो जाएंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इससे साफ कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोक्लेव होके गए हुए होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्या कंपोजिशन होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना होता है पानी से। 99% इसमें तकरीबन पानी होता है। स्मॉल अमाउंट में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और बाकी प्रोटीन्स होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होता है। इसके अलावा सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉर्मली चंद एक इक्का दुक्का इसके अंदर WBCs होंगे, बाकी ट्रेस अमाउंट में यूरिया, लैक्टेट और बाकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वगैरह पाई जाती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।